नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बदलाव लाजमी होता है। वैसे भी कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए मुझे लगता है कि टैक्स लॉ में भी चेंज हो रहा है और जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और निर्मला सीतारमण कभी भी इस बिल को हाउस में रख सकती हैं। कर अधिनियम 1961 यानी 61 के बाद अब आप 2025 में इसमें बदलाव करने जा रहे हैं। हालांकि वक्तन वक्तन व्यापारी तबका, सीए या इससे जुड़े हुए लोग, करदाता लगातार इस बात की डिमांड करते रहे हैं कि कानून को आसान बनाया जाए ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें। आवश्यकता और गैर जरूरी शब्दों, अनावश्यक और गैर जरूरी शब्दों को हटाया जाए। कर से जुड़े विवादों को कम किया जाना चाहिए इस कानून के माध्यम से। टैक्स पेयर के लिए अनुपालन करना जरूरी हो जा रहा है। कानून का आसान भाषा में लिखा जाए, यानी कानून आसान हो ताकि लोगों को समझ आ सके, आसानी से समझ आ सके। जैसे मैंने पहले बताया 1961 में यह बना था कानून, यानी इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। और अब निर्मला सीतारमण जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसमें बदलाव करना चाहती हैं। संसद के बजट में अब विपक्ष ने महंगाई और अमेरिका से वापस भेजे भारतीय समेत कई मुद्दों को घेरने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो टैक्स लॉ है इसमें बदलाव बहुत लाजमी हो चुका है। आम लोगों जो टैक्स पेयर हैं उनको जो जटिलताएं हैं वो उनको समझ नहीं आती हैं और आसान होगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी दिक्कतें इससे जो आ रही हैं दिक्कतें उनसे निजात मिलेगी लोगों को, टैक्स पेयर को। बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि मैनुअली या फिर खुद प्रेजेंट करके जो नोटिस होते हैं जो मेल के माध्यम से भेजे जाते हैं उनसे भी बड़ी दिक्कत आ रही है। कुछ लोग मेल नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको नोटिस पे नोटिस आते हैं। ये कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस का भी रिवाइवल होगा, बाय पोस्ट नोटिस भेजे जाने चाहिए ताकि लोगों को उनके हाथ में दिया जाए, नोटिस उनके हाथ में मिले, उससे और भी आसानी होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि टैक्स पेयर की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि 12 लाख से ज़्यादा को टैक्स मुक्त कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तादाद काफ़ी है। इसलिए लाजमी है, ज़रूरी है कि इस पर चर्चा की जाए और विस्तार से चर्चा की जाए कि आखिर क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ नूररतन गुप्ता बीजेपी से हैं, मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दिनेश सिंह गेट राजनीतिक एक्सपर्ट हैं और प्रमोद राय अर्थशास्त्री हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे भी जानते हैं कि क्यों लाजमी है। पहले मैं दिनेश सिंह जी से जानना चाहता हूँ। दिनेश सिंह जी, इतना पुराना कानून, कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है। हालांकि हम जितने भी ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जहाँ इस से जुड़े हुए सीए हैं, उनसे बात करते तो बार बार कहते थे कि ज़रूरत है इसमें बदलाव की, इसको आसान बनाया जाना चाहिए। अब क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे देखते हैं दिनेश जी? जी, आप सभी को प्रणाम मनोज जी। देखिए, जैसे कि आपने अपने मतलब कि पूरे जो मतलब जो प्रीफेस था उसमें सब चीजें करीब करीब क्लियर कर दिए। मैं चीजें थोड़ा अलग से बताना चाहूंगा कि 1961 में देखिए जैसे आया तो उस वक्त की चीजें अलग थी, आज की चीजें देखिए उससे मॉडर्न जमाना है तो आज उससे भिन्न चीजें थे। और कंप्लायंस को लेकर के जो चीजें बढ़ी और जो टैक्स स्लैब्स हैं, जैसे पुरानी जो रिजीम है उसमें नए रिजीम में फर्क ये है कि पुराने रिजीम में मुझे लगता है जैसे कि मतलब 4 जैसे स्लैब है, इसमें 7 स्लैब है। और दूसरा देखिए उसमें 10 लाख के बाद में 30% का प्रावधान है, इसमें जो है मतलब 24 लाख के बाद में और 30% का स्लैब आता है। तो उससे जो राहत बड़ी मतलब एक तरह से खबर की तरह और या एक तरह से ठंडी हवा की तरह जो है मतलब एक तरह से जुड़ जाएगी, मिडिल क्लास में मैसेज जुड़ जाएगा, तो उससे बड़ी राहत होगी। और दूसरा देखिए इससे मतलब रिजीम में लाने के लिए और पहले से मतलब काफी प्रयत्न जो है 2014 के बाद से मोदी सरकार करती आई है। क्योंकि उसका रीजन है कि देखिए जैसे कि अगर कोई बाहर से आकर के जैसे कोई कारोबार करते हैं, जैसे कोई यूएस में कोई घर है, आपके हमारे को मित्र हैं या कोई कारोबारी है और वह आकर यहाँ करता है, तो कि उनको क्या है कि उनका अपना तरीका पहले से जैसे काफी मतलब है कि मतलब यहाँ से काफी एडवांस पहले कुछ चीजों में था, तो उसको लेकर के। और हमारे क्या था कि वही चीजें कि नोटिस कभी दिया गया, देकर के बाद उसका फिर जाकर के मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने किसी कंप्लेंट्स को लेकर पेश होने की बातचीत है या मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ट्रीट किया गया, तो उसमें देखिए प्रावधान ये होगा कि पुरानी तरीके से ना करके और मतलब कि टैक्स पेयर फ्रेंडली, यानी कि मतलब कि एक तरह से कि उसका इंटरेक्शन ना के बराबर होगा। कोई बहुत आवश्यक होगा तो बात अलग है, नहीं तो अदरवाइज क्या है कि जैसे कोई कंप्लायंस अगर उसने नहीं की तो उसको उसमें काफी लंबा समय दिया जाएगा कि दोबारा उसका जो है मतलब चेंज कर सकें, दोबारा उसमें अमेंडमेंट कर सकें या दोबारा मिला के रेक्टिफाई करके उसको दोबारा पोस्ट कर सकें या फाइल कर सकें।
और उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उसमें पर्याप्त है टैक्स पेयर के, जैसे कि जो बोले हैं कि जैसे कि एडवाइजर है वो अपने तरीके से इसमें इस तरीके से करने में सक्षम है, कोई समस्या नहीं है उसमें से। और कुछ अगर होती है तो देखिए मैंने कि ईमेल के जरिए जो है बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और टैक्स पेयर के लिए एक तरह से राहत भरी खबर ये रहेगी इसमें विरोध की, कि अपने तरीके से जैसे कहीं भी किसी भी तरीके उसने छूट लेनी है तो उसी के लिए राहत रहेगी। दूसरा, जिस तरीके से जैसे कि पहले क्या था कि वो कमाता था आदमी, तो उसको लगता था कि भाई जैसे मैंने 10 लाख कमाए और उसके बाद 10 लाख के बाद में 30% देने, तो उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं उसको नुकसान मन के लगता था। अब लेकिन जो चीजें जाएंगी तो उसमें जैसे उसको लगता है कि कम से कम 2 लाख रुपए महीने की मैं कमाता हूँ, उसके बाद जाकर के वहां तक स्थिति पहुंचेगी। तो अभी जैसे देखी जाए तो एक तरह से काफी जैसे एक तरह से मेरा टैक्स पेयर फ्रेंडली। और दूसरा क्या कि जैसे अभी टैक्स जो बिल है वो नया 2025-26 वो पार्लियामेंट में पेश करने के बाद में स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, तो पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद जाकर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करने का काम होगा। और स्टैंडिंग कमेटी में जाने से पहले देखिए जैसे जिस तरह की चर्चा होगी तो सभी का उसमें समावेश करके, जैसे विपक्ष के तमाम जो नेता हैं तो वो भी उस पर चर्चा करेंगे, बाकी और चीजें उसे तो सभी का देखिए पहले भी क्या है कि लाखों लोगों से इसके बारे में और मेल के जरिए और सामने सामने जैसे कि अपने आपस में मतलब इंटरेक्शन करके, या जैसे कि जो मतलब कि जो स्टेक होल्डर्स हैं तो सबसे चर्चा मशवरा करके और उस नतीजे पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मतलब कि स्वागत योग्य नियम है जिसमें बदलाव हो रहा है, जी और इसमें आगे जी। जाकर के इससे बहुत राहत मिलेगी और चलिए, बहुत सहूलियत रहेगी टैक्स पेयर हम को। इकोनॉमिस्ट हैं प्रमोद राय जी, उनसे जानना चाहते हैं। प्रमोद राय जी, मैं कुछ सीएस से बात कर रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था कि ये जो मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप आप कर देते हैं नोटिस, उसको ये माना जाता है अभी तक के कानून में, लेकिन उनका कहना है कि बाय हैंड दिया जाना चाहिए। इससे आपके पोस्ट ऑफिस भी रिवाइवल हो जाएंगे और लोगों को भी नोटिस जब बाय हैंड मिलेगा तो वो सतर्क हो जाएंगे। आपकी क्या राय है? पुराने जमाने में तो पोस्ट ऑफिस से ही सारे नोटिस जाते थे। जी अब ये इलेक्ट्रॉनिक एज है और आईटी एक्ट में ईमेल कम्युनिकेशन वगैरह भी वैलिड है। जी लेकिन भारत की अपनी यूनिक समस्याएं हैं। हर आदमी इलेक्ट्रॉनिक सेवी नहीं है, आईटी सेवी नहीं है। तो बिल्कुल ईमेल कम्युनिकेशन को डन अवे कर दिया जाए वो ठीक नहीं होगा। जी जो कम्युनिकेशन के मोड हैं, फास्टर मोड वही है। रिप्लाई भी हम ईमेल पे बिल्कुल देते बिल्कुल। हैं, नोटिसेज भी आती हैं, लेकिन बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? जैसे कोई नोटिस आया, सामने से रिस्पॉन्स आ गया, अति उत्तम। बट सामने से यदि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो यदि लॉ आगे बढ़ जाए कि नहीं हमने नोटिस दे दिया अब हम एक्सपार्टी डिसीजन ले लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। जी यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से नोटिसेज दिए, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो आप प्रिज्यूम करो कि शायद सामने वाला इलेक्ट्रॉनिक से भी नहीं है, तो उसके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थ्रू रेगुलर नॉर्मल पोस्टल मेल होना चाहिए। यदि हम ये हाइब्रिड मोड अडॉप्ट करते हैं तो उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अंसारी मलिक अब जावेद जो आप पूछ रहे थे, जी जो जी आप पूछ रहे थे कि ये नए कोड की क्यों जरूरत है, देखिए विथ पैसेज ऑफ टाइम हर एक लॉ में इतने बदलाव होते हैं। जब 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था तो उसमें इतने सेक्शन नहीं थे, वो कोड भी बहुत पतला था एक्ट, बट बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। अब जैसे सेक्शन 10 है, उसमें ए बी सी डी, फिर सी है तो उसके भी सब सेक्शन है। सेक्शन 80 में ए बी सी डी अल्फाबेट खत्म हो गया तो 80 सी 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 इस तरीके से है। जी तो एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, फिर एक एक सेक्शन में 23-24 प्रोवाइजो हैं। सो एक नॉर्मल आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप मेन सेक्शन में कुछ करते हैं प्रोवाइडेड, फिर उसको निगेट करते हैं जी प्रोवाइडेड। तो इसको नए तरीके से कास्ट करने की जरूरत है, जहां आप रीनंबरिंग करें, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो आज का समाज समझता है, कंटेम्पररी इंग्लिश में उसको ड्राफ्ट करें। बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो रिडंडेंट हो गए हैं, वो फालतू में वहां पड़े हुए हैं, हाँ, उसकी उनको जरूरत नहीं हटाने है। की जरूरत है। जी तो जो नया कोड है, ये प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन, आप रिटर्न कैसे फाइल करवाएंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वो सारी सिंप्लीफिकेशन अचीव करने के लिए नए कोड की जरूरत है। जी चलिए, मलिक जावेद अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ साथ में नूरतन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। अंसारी साहब से जानना चाहेंगे। अंसारी साहब, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? कौन सा बदलाव? ये जो इनकम टैक्स का नया कानून, यानी इसमें बदलाव होने जा रहा है।
जी 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 देखिए, ये अच्छा स्टेप है, खराब नहीं कहेंगे इसको, हम स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इनकम टैक्स देते कितने लोग हैं? लगभग 3 करोड़ 10 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं, जी आईटीआर भरते हैं। लेकिन 140 करोड़ लोगों का क्या, जो जीएसटी, गलत जीएसटी दे रहे हैं। जीएसटी की काउंसिल में 800 से ज्यादा संशोधन हुए। आज ये सरकार ऐसी हो गई है कि जो कृषि के जो इक्विपमेंट्स हैं उस पे भी जीएसटी ले रही है, कीटनाशक पे जीएसटी ले रही है, पेट्रोल डीजल पे कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, गैस पे कितना कलेक्शन हो रहा है। अभी मैंने अपने सिलेंडर वाले को पैसा दिया, 800 से ऊपर का सिलेंडर आ रहा है, टीएससी नंबर भी उसमें दिया उन्होंने। तो ये जो बजट है पिछले 8 सालों में, ये वित्त मंत्री इतिहास की सबसे खराब परफॉर्मिंग वित्त मंत्री रही है। इनका रिकॉर्ड आपको मैं दिखाऊं, इन्होंने 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और रेवेन्यू कलेक्शन 34 लाख करोड़ का है। तो बजट पेश कर रहे हो और 16 लाख करोड़ आप कर्ज ले रहे हो। 2014 में जो देश पे कर्ज था वो 54 लाख करोड़ कर्ज था। और पिछले साल तक जो मेरे पास आंकड़ा है सरकार का, आरबीआई का, वो कह रहा है सरकार ने 205 लाख करोड़ कर्ज ले लिया है। यानी हम पैनल पे 5 लोग बैठे हैं, सब पे 1.5 लाख रुपए का कर्ज हम पे है, जो सरकार ने हमारे ऊपर ले रखा है। फिजिकल डेफिसिट की मैं बात करूं, 2014 में हमने सरकार छोड़ी थी, फिजिकल डेफिसिट 3.5% था। आज फिजिकल डेफिसिट 5% से ऊपर है। सरकार खुद कह रही है हमारा टारगेट जो है फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने का वो 4.4% है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही है। ये ऐसी वित्त मंत्री है जिसने आरबीआई का जो 70 सालों में रिजर्व इकट्ठा हुआ था 9 लाख करोड़, वो भी उठा के खर्च कर दिया। फॉरेन रिजर्व की बात करूं मैं, वो पिछले 10 साल के रिकॉर्ड लो पे है। 45 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड दर टूट चुका है। आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि 50 सालों में सबसे कम सेविंग करने वाले भारतीय हैं। आज पर कैपिटा इनकम कितनी है? विकसित भारत की ये बात करती है सरकार, और पिछले बजट की जीडीपी कितनी थी और इस बार जीडीपी कितना दिखा रही है? वित्त मंत्री खुद कह रही है कि 2025-26 में 6.5% जीडीपी बढ़ेगी। तो यानी पिछला बजट जो था वो आपका फेल हो चुका है। फेल कैसे हो चुका है? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो पिछले बजट में सरकार खर्च नहीं कर पाई। हेल्थ सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपया कम खर्च कर पाई सरकार पिछले बजट के, और एग्रीकल्चर में 11,000 करोड़ रुपया कम खर्च कर पाई सरकार। एजुकेशन में 11,000 करोड़ से ज्यादा कम खर्च कर पाई सरकार। रूरल यानी ग्रामीण विकास में केवल 12,000 करोड़ कम खर्च कर पाई सरकार। और अर्बन डेवलपमेंट में 19,000 करोड़ रुपया कम खर्च कर पाई सरकार। और नॉर्थ ईस्ट में 2,000 करोड़ रुपया खर्च कर पाई सरकार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे हमारे वक्त में 17,000 करोड़ लोन हुआ करता था, आज 4 लाख करोड़ का लोन एनएचएआई पे हो गया है। अंसारी साहब, तो अंसारी साहब, अगर मैं आंकड़े ही अंसारी साहब, आपके आपको सामने आपको रखूं। आपको रोकूंगा। मैं नूरतन गुप्ता जी के पास चलूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। जी गुप्ता जी। विनोद जी, जिस प्रकार अभी जावेद जी ने बताया कि निर्मला सीतारमण जी के बारे में, मुझे लगता है कि इनको पूरी जानकारी नहीं है। निर्मला सीतारमण जी अभी तक के इतिहास में सबसे लंबी फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं भारतीय जनता पार्टी या और भी सरकारों के कार्यकाल अगर हम देखें। अगर कोई नॉन परफॉर्मेंस मंत्री रहेगा तो उसको कौन प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में या अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगा? रही बात इन्होंने जो अभी कुछ फाइनेंशियली टर्म्स के बारे में बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार अभी अर्थशास्त्री जी प्रमोद राय जी बता रहे थे, हमारे देश की कैपिटल इनकम जो हमारे देश से हम लोग जो जीएसटी का जो हमारे पास इनपुट आता है, जीएसटी के इनपुट को हम लोग कहाँ लगाते हैं? हमारी जो फाइनेंशियल अगर हम बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट जितने हाईवेज जो बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? कोई व्यक्तिगत फाइनेंस नहीं कर रहा ना जी। ये सब सरकारें जो जीएसटी रिटर्न लेती हैं, जो बैंक के अंदर में जो हमारे पास में। अभी मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही विनोद जी। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, आप बोलिए। लेकिन ये है कि इन्होंने कहा कि जो आरबीआई में रिजर्व थे वो भी आपने खर्च कर दिए हैं, ये भी इल्जाम है। मुझे यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जावेद जी की बात पर इनको भी पूरी जानकारी लेकर के आना चाहिए था कि आरबीआई के पास में कितना उनके पास था और कितना हमने खर्च कर दिया। हम सिर्फ अपनी जीएसटी कलेक्शन जो इस समय हमारी सरकार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सबसे ज्यादा कलेक्शन अगर टैक्स का या जीएसटी का कलेक्शन होता है तो इस दौरान होता है। आप बताइए कि क्या कलेक्शन नहीं हुआ जी। लेकिन नूरतन जी, मैं ना आजकल कुछ वीडियो सा वायरल हो रहा है जिसमें कहते हैं कि पॉपकॉर्न पे भी आपने जीएसटी लगा दिया, हल्का नमक डालोगे तो 18% हो जाएगा,
उससे कम नमक डालोगे तो कम, बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जी। विनोद जी ये मैं आपको वही बता रहा हूं ना आपको। देखिए कुछ चीजें, कोई कंपनीज अगर किसी चीज के प्रोडक्ट को अपनी मैन्युफैक्चरिंग में लेती है, वो कंपनी उसके ऊपर अपना टैक्स लगा रही है। अब ये किसी पॉपकॉर्न की अगर आपने बात करी, पॉपकॉर्न मक्का गेहूं में मक्का किसान ने उगाया। अब किसान ने उस मक्के को अगर आपकी फर्टिलाइजर कंपनी को अगर उसने दे दिया, आपकी कंपनी को दे दिया, उस कंपनी के अंदर में जब उसके लेबर्स है, इसके इनपुट्स हैं, उसके और भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उसके अंदर में जब वो आकर के पैक आइटम, आप ओपन आइटम में बताइए किस आइटम पर जीएसटी लगता है? जो पैक्ड आइटम है, जो सील पैक आइटम होते हैं, उसके अंदर में कंपनी के यंत्रणाएं लगती हैं उन प्रकार उसके ऊपर में वो कंपनी अपना टैक्स लेती है, क्योंकि वो कंपनी भी ऑलरेडी जीएसटी रिटर्न करती है। तो आप बताइए कि कम नमक ज्यादा नमक, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस वाले जो बैठे हैं, इनको नमक का भी, दिल्ली की चुनाव के बाद भी इनको नमक के इनको आटे दाल का भी भाव मालूम नहीं पड़ा। 69 सीटों पर जो लोग अपनी जमानत जब्त करा के बैठे हैं, वो लोग बात करते हैं। मुझे लगता है अंसारी साहब मुस्कुरा रहे हैं जी क्यों अंसारी साहब? बिल्कुल इनके अभी दर्द, इनके दर्द उठेगा कि 69 सीटों पर जमानत जब्त करना। जी जख्म ताजा है अभी। शेख हसीना भी चुनाव जीती थी, अभी देश छोड़ के भागी भी, हमारे देश ने शरण दे रखी है। चुनाव की बात मत करिए, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट का डाटा कोट किया है मैंने, और मैं आपकी सरकार का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। ये डॉलर, अभी मैं डॉलर देख रहा था 86-73 हो रहा है, हमारे टाइम पर 58 पर चीज पुकार करते थे। सोना, अभी सोने का रेट देख लीजिए 87,000 पार हो चुका है 24 कैरेट का। तो ये विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? दूसरा, अभी जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो खत्म हो चुकी है। आज जो आंकड़ा मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये आपकी सरकार का आंकड़ा है। आपने नोटबंदी की थी कि हमने सारा पैसा बैंकों में लिया है। जब नोटबंदी की थी 16 लाख करोड़ रुपया मार्केट सर्कुलेशन में था, और पिछली जुलाई 2023 तक 31 लाख करोड़ रुपया मार्केट सर्कुलेशन में है। आपने करेंसी मिसमैनेज कर दी है। आप चैप्टर 8 पढ़िए आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट का, आपको पता लग जाएगा मोदी जी कैसे नेता है। और आप कह रहे हैं कि वित्त मंत्री 8 साल नहीं, लंबी है, इसकी अच्छी है, वो कोई बात पे जवाब ही नहीं दे पाती है। उनसे पूछते हैं भैया आप गलत जीएसटी, 800 बार संशोधन हुए हैं जीएसटी कानून में, और आप कह रहे हैं जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन किससे हो रहा है? अगर गरीब मैं जनता से विनोद जी, अगर 63% जीएसटी कलेक्शन गरीब की जनता दे रही है। आपने तो कॉर्पोरेट का भी 5% कम कर दिया टैक्स। प्रमोद राय कॉर्पोरेट लोग टैक्स नहीं दे रहे जीएसटी का, गरीब जनता को आप कोई भी बोल रहे अगर हो। संशोधन होता है किसी भी, वो जनता के हितों को ध्यान में रख के होता है, व्यक्तिगत हित को ध्यान में 800 बार किसी कानून में दुनिया में संशोधन नहीं हुआ होगा। मैं भी कानून का स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं। कोई दुनिया में कानून बताइए जहां पे 800 बार संशोधन हुआ हो फिर भी आप लागू कर बताइए रखा हो। कि अगर किसी भी चीज के बारे में जीएसटी कलेक्शन करने वाला सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया, किसी के टाइम पर जीएसटी कलेक्शन, इन्फ्लेशन की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से जीएसटी बढ़ रहा है, महंगाई की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। खर्च होता है रोड ट्रांसपोर्ट, जो 2 रुपए की चीज थी वो 5 रुपए की होगी, तो जीएसटी कलेक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अर्थशास्त्री बैठे पूछेंगे। जितने इतने बड़े बड़े हाईवेज का काम अगर किया आदरणीय नरेंद्र मोदी 4 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया हाईवे पे, हर आदमी को आप टोपी उड़ा रहे हो, फास्टैग के जरिए पैसा लूट रहे हो। A to Z भ्रष्टाचार, ए से आप बताइए, कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कितने घोटाला, राफेल घोटाला, ये तो मैं बता सकता हूँ। अडानी की पोर्ट पे 23,000 करोड़ के ट्रस्ट पकड़े गए, पकड़ा किसी को जेल में। चलिए, ये तो चर्चा का मुझे लगता है आप बजट पे बात चले कर रहे हो। दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, आप हमें ये बताइए कि ये देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कानून है, मुझे लगता है कि इसको बड़ी गंभीरता से इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो फ्लॉज है इस कानून में उसको हटना चाहिए, और उसमें मुझे लगता है विपक्ष को भी पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। दिनेश जी। मैं विनोद जी आपको यही जी बात बिल्कुल बता रहा हूं कि जिस देखिए, प्रकार सबसे पहले अगर इश्यू को अगर देखा जाए विनोद जी, तो देखिए मैं इसको ये समझता हूँ कि जैसे 12 लाख तक का एक तरह से जो टैक्स फ्री किया, तो 1 लाख करोड़ का सीधे सीधे तरीके से, जिस टाइम पे कि एक तरह से बजट डेफिसिट भी चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी राहत अगर मिडिल क्लास को दी, तो उसका मतलब मैं ये समझता हूँ देसी भाषा में अगर सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए कि सीधे तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट में फ्लोट करने के लिए, परचेज पावर बढ़ाने के लिए मिडिल क्लास को दिया गया, जो कि खर्चा देखिए जो इस देश का जो नागरिक है यही खर्चा करेगा, जाके सिंगापुर में तो खर्च करेगा नहीं। तो उस चीज से मार्केट में कहीं ना कहीं चीज होगा, उससे नए रोजगार का सृजन भी होगा। नई अगर जैसे कि मिडिल क्लास से ज्यादातर आदमी जाना इसी के लिए आता है, तो वो होर्डिंग के लिए या
पैसे जो है जमा करने के लिए, मतलब वो चीजें तो अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे जैसे जो चीज उसकी कोई, जैसे मान के चले कि कोई एक अच्छी चीज है तो खरीदने का उसका पहले से था कि ठीक है मुझे लेना था, लेकिन टैक्स मतलब टैक्स वगैरह उन चीजों के बाद में उसकी जेब में इतना पैसा नहीं बच पाता था। अब जैसे मान के चले कि उसके पास में हर साल अगर 80-90 हजार रुपए, लाख रुपए अगर बचता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में जाएगा से, तो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवॉल्विंग इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं उससे जी, फायदा जो होगा पूरे देश को एग्जैक्टली। होगा। तो मुझे लगता है विनोद जी की जैसे पार्लियामेंट में जैसे कि दोनों सत्रों में जो चर्चा होगी तो उसमें पूरे तरीके से जैसे विपक्ष है तो उसको कंस्ट्रक्टिव अपनी भूमिका को समझते हुए, विपक्ष का देखिए मैं समझता हूँ कि मेरी नजर में विपक्ष जो है उसका सत्ता पक्ष से ज्यादा उसके सर पे जिम्मेदारी होती है, और ज्यादा मतलब उससे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में उनको काम करना चाहिए। जिस तरीके से जैसे कि मतलब जरूरी नहीं जैसे चुनाव जब तक आपने लड़ना था तब तक एक आप अलग अलग प्रतिद्वंदी थे, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद में विनोद जी जब एक सदन बैठे तो उस टाइम पे जब आप जनता के नुमाइंदे हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जनता के लिए काम करने का काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे किसी तरह का जैसे उसमें मतलब कि जैसे सदन का घेराव करने का काम हो गया या वहां पर और अन्य तरीके से अवरुद्ध डालने के काम के बजाय कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी बातों को रखें। और एक नहीं मैं कह रहा हूँ 100 प्रश्न है तो हर चीज का देखिए एक समय तरीका होता है वहां पर, जैसे अगर किसी ने समय ले रखा है जैसे कि राहुल गांधी जी हैं उनको समय दे रखा है 2 से लेकर के 2:30 का, तो उसके बीच में कोई अगर बोलेगा या उसमें कोई अवरुद्ध अगर खड़ा होगा तो वो बातें जो इंपॉर्टेंट जो बातें सारी रह जाएंगी। उसी प्रकार से सत्ता पक्ष से कोई अगर व्यक्ति अगर बोलता है जैसे कि राजनाथ सिंह जी बोलते हैं या पीयूष गोयल बोलते हैं, कोई बोलते हैं, तो उस केस में अगर कोई चीज है जैसे कि उनके दिमाग में उन्होंने पूरी तरीके से, और उनके साथ का मतलब मेरे लिए है कि उनकी पूरी टीम जैसे उनके मंत्रालय में जो आईएएस अधिकारी जो हैं उनके द्वारा और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो चीजें हैं तो वो सारी टेबल पर रखी जाएंगी, ऐसे उसको लेके सकारात्मक चर्चा कीजिए, बात रखिए, बात रख के उसमें बदलाव क्या होता है वो देखिए। जैसे कि हो सकता है जैसे कि सिंपल बात बोल रहे हैं कि मतलब किसी के घर पे जैसे कोई चीज कोई बन रही है ऐसे, तो उस टाइम पे कोई बदलाव चाहता है कि नहीं ठीक है इसमें इस तरह का बदलाव ला, तो वो अच्छे अगर कोई बदलाव अगर तो उसमें क्या समस्या है। तो उसी चीज को लेकर के विनोद जी मेरा ये मानना है कि कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव राजनीति है वो करनी चाहिए, और मतलब सकारात्मक बहस से अच्छे नतीजे निकलते हैं, और उसी को लेकर के पार्लियामेंट जो है उसका समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। और नया टैक्स पेयर जो है नया जो बिल है वो टैक्स पेयर के लिए और राहत देने वाला है, उसको ठंडी हवा देने वाला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। और कोई बदलाव अगर है तो देखिए अभी समय पड़ा है, स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के बाद जाएगा, तो चर्चा के लिए ही रखने के लिए मतलब टेबल करने के लिए बिल रखा जाएगा। तो उसमें अगर आप लोग अगर होवरला अगर मचाता है प्रतिपक्ष या कुछ अगर करता है तो वो कहीं ना कहीं मैं उसको गलत समझता हूँ उसमें। जी प्रमोद जी आपसे जानना चाहूंगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स व्यवस्था में कोई अंतर आया था, जो टैक्स पेयर है उनकी तादाद बढ़ी थी, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए जैसे अगर 2020 के बाद से लेकर के चले मैं तो प्रमोद देखिए जी कोविड काल था। दिनेश जी मैं प्रमोद जी से पूछ रहा था। जी प्रमोद जी। अच्छा डिमोनेटाइजेशन के बाद जी एक छोटे अंतराल के लिए, टेम्पोररी पीरियड के लिए कैश की सप्लाई कम हो गई थी। जी हालांकि चूंकि इन्होंने 2000 रुपये के नोट रीइंट्रोड्यूस किए थे तो बहुत जल्दी कैश सप्लाई बढ़ गई। तो जो छोटे समय में कैश की सप्लाई कम हुई उससे डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग चैनल से पेमेंट काफ़ी बढ़ा, तो बहुत सारा पैसा मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आई और उसका इम्पैक्ट इनकम टैक्स फाइलर पे भी पड़ा। आप देखेंगे पहले कुछ 3-3.5 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते थे, जो बहुत छोटे अंतराल में 8 करोड़ के आसपास वो फिगर पहुंच गई। तो फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ा और इनडायरेक्टली देखिए एक ये था कि बहुत सारा ब्लैक पैसा है जो वापस नहीं आएगा, वो तो नहीं हुआ, जितने आपकी करेंसी सर्कुलेशन में थी सारी की सारी वापस आ गई, बट इनडायरेक्टली जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसका साइज बढ़ा है। जी तो ये एक चेंज रहा और डिजिटल पेमेंट वगैरह बैंकिंग चैनल से जो ट्रांजैक्शन है वो काफी बढ़े हैं, तो ये उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। जी जो हम इनकम टैक्स कोड की एक्ट की बात कर रहे हैं, देखिए ये जो नया कानून आ रहा है ये रेट चेंज करने का कानून नहीं है। जो अभी स्लैब रेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, यही चीजें उधर पॉपुलेट हो जाएंगी। ये जो नया कानून है ये है प्रोसीजर क्या होगा, आपके अपील के मैकेनिज्म क्या होंगे, क्या अपेलेट अथॉरिटी के लिए कोई टाइम लिमिट होगा जिसके अंदर उसको डिसाइड करना होगा, जो आपके इनकम टैक्स लॉ में जो सर्च होते हैं उसका प्रोसीजर क्या होगा, ऑफिसर्स के पावर्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, टैक्स पेयर का राइट क्या होगा, ये उसके जो सब्सटैंटिव प्रोविजन है उसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा टैक्स पेयर फ्रेंडली करना है। आज के डेट में जैसे देखिए आप हो सकता है करोड़ों का टैक्स पे करते हैं, बट एज ए टैक्स पेयर आपकी राइट्स क्या है,
जैसे इंडस्ट्री में जो लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनको हम 2 स्टार 3 स्टार ऐसे एक्सपोर्ट स्टेटस देते हैं। Yes. तो उनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं। आप यदि करोड़ों का टैक्स भरते हैं और इंडिया का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, आप बीमार पड़ गए तो आप जाके वहां ये बोल सकते हैं कि मैं करोड़ों का टैक्स पे करता हूं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा हूं, हमको थोड़ा प्रायोरिटी पे हमारा ट्रीटमेंट कर दो। क्योंकि वहां पे जो आज का नियम है कि आपको रिक्शा पुलर के साथ लाइन में लग जाना है, क्योंकि सब बराबर हैं। और यदि आप आगे से लाइन में लगेंगे तो होगा कि नहीं, आप तो ये बैक डोर से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टैक्स पेयर क्या बोलता है कि देखो, आप एम्स में एक पेशेंट को लेटे से देखने में आपको 1000 रुपये का खर्च है, रिक्शा पुलर का इलाज है, फ्री में कर रहे हो। आप मेरे से 5000 ले लो, आपका 1000 कॉस्ट है, 5000 ले लो ताकि 4 और लोगों की सब्सिडी पे आप ट्रीटमेंट दे सको। लेकिन जो 100 करोड़ टैक्स पे कर रहा है, 50 करोड़ पे कर रहा है, उसका टाइम का तो इंपॉर्टेंस अलग है। आप उसका 8 घंटे लाइन में आप क्यों खर्च करवाना चाहते हो? तो आप उसको एक मैंने एज ए टैक्स पेयर आपकी प्रैक्टिकल सेंस में कोई स्टेटस नहीं है। एक ही स्टेटस है कि आपके यहाँ रेड हो सकता है, आप अंदर जा सकते हो, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, बट यू कैनॉट गो एनीवेयर ऐसे कि लोग आई एम 50 करोड़ प्लस टैक्स पेयर, 100 करोड़ प्लस टैक्स पेयर, और उसके लिए हमको ये सारी, इवन जैसे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कैन यू से कि मैं 50 करोड़ प्लस वाला हूं, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन में एग्जेम्पशन रहेगा या मेरा पासपोर्ट जल्दी मिल जाएगा जी। तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो एक पेपर सर्टिफिकेट मेल पे आता है, बट वो जस्ट सर्टिफिकेट है जिसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, वैल्यू नहीं जी। तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि नए इनकम टैक्स कोड में शायद कुछ टैक्स पेयर राइट्स को इनहांस किया जाए, इजाफा किया जाएगा। अंसारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट या भारतीय जनता पार्टी ये टॉल क्लेम करती है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो टेरर फंडिंग थी वो खत्म हो गया, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, क्योंकि वो जाली नोट छापा करते थे और उनकी एक अलग से इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी चलती थी जो फेक करेंसी इंडिया में भेजती थी। क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये जितने भी टेरर फंडिंग है ये बिल्कुल अलग लॉ में गवर्न होता है और ये इस वाली लॉ में गवर्न नहीं होता है। बैन करो टेरर फंडिंग को, किसने नहीं रोका, हम सपोर्ट करते हैं। कोई भी आतंकवादी पैसा आता है, कुछ भी होता है, देश को हानि होती है, हमारे समाज को हानि होती है, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। सब हम एक है, क्योंकि हम सबसे पहले भारतीय हैं। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से नोटबंदी ने देश को बर्बाद किया। अभी प्रमोद भाई ने एक पॉइंट छोड़ दिया, उन्होंने बहुत अच्छा आकलन किया कि भाई डिजिटल पेमेंट हो रहा है, ये तो सरकार क्लेम करती है, लेकिन मैंने उनको कहा था कि जब नोटबंदी हुई थी तो अब मार्केट में 16 लाख करोड़ सर्कुलेशन में था, कैश सर्कुलेशन, और जब उसके 2023 जुलाई में पता ये लगा कि 31 लाख करोड़ रुपया कैश सर्कुलेशन है, यानी बैंकों से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। आपने तो सारा पैसा वाइट करने के लिए गए थे और उसका खर्चा ही कि वही है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, उससे उतना फायदा नहीं हुआ जितना करेंसी प्रिंटिंग में खर्चा हो गया। तो सबसे बड़ा फेलियर तो यही है। और आतंकवाद की भाजपा बहुत बात करती है, उरी हमला देख लीजिए, पठानकोट हमला देख लीजिए और पुलवामा हमला देख लीजिए, सारी घटनाएं इनके सामने। और ये जो पुलवामा घटना हुई थी, इसमें एक आरोपी पकड़ा गया था, मुख्य आरोपी डीएसपी देवेंद्र सिंह, उसकी एनआईए चार्जशीट फाइल नहीं कराई, उसकी बेल हो गई। ये नहीं पता लगता कार्रवाई कहां हो रही। पठानकोट हमला हुआ, उसमें इन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई को बुला के जांच करा ली। पहली बार हुआ कि फॉरेन एजेंसी हमारे देश की सरजमीन पे जांच कर रही है। क्या हमारी एनआईए, सीबीआई ये सब फेल हो चुकी है? हमारी जांच एजेंसी तो बहुत सक्षम है। तो ये सरकार का निकम्मापन दिखाता है। लेकिन अभी जो हमारी सारी बात हो रही है वो फाइनेंसेस को लेके हो रही है, देश को लेके हो रही है। हम बार बार ये कहते हैं आपने गलत जीएसटी लागू कर रखा है। कौन से वो देश है हमें वो बताए जहां पे 4 स्लैब में जीएसटी कलेक्शन होता है। वो नाम बताए कि भाई पूरी दुनिया में ये देश कलेक्शन करते हैं 4 स्लैब में। हम कह रहे थे एक स्लैब लेके आइए, और आपने कपड़े पे भी जीएसटी लगा दिया। पहली बार देखा कि इतिहास में कपड़े पे जीएसटी लगाने वाली सरकार है। और किसानों के चाहे ट्रैक्टर पार्ट्स हो, चाहे कीटनाशक हो, खाद हो, बोरा हो, बोरे में से भी ये यूरिया चोरी कर रहे हैं। 50 किलो को कट्टा 45 किलो का कर दिया। मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, जो पुराना बजट था उसमें भी ये खर्च नहीं कर पाए और फिर लोन ले रहे हैं 16 लाख करोड़ का। तो ये पहली सरकार है जो लोन पे चल रही है, पूरे देश को आर्थिक गुलाम बना दिया है। आने वाला भविष्य जो हमारा, अभी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट जो है सरकार दबा के बैठी है। 2022 से एनसीआरबी का डाटा रिलीज नहीं कर पाई, नौकरी बेरोजगारी का डाटा रिलीज नहीं कर पाई, सब पे तो उन्होंने कैप लगा रखा है।
सबको डरा रखा है कि कोई डाटा लीक ना हो जाए, क्योंकि सरकार निकम्मी है। पीएम केयर्स में आपको उदाहरण दूंगा, हमारे देश में ऑलरेडी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था, पीएम केयर्स बनाया, उसमें कॉर्पोरेट लॉ के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लॉ बदले, सारा पैसा मोदी जी ने अपने अकाउंट में ले लिया। उसका ऑडिट भी सरकार नहीं करती है, उसका हिसाब नहीं देते और कहते हैं हम घोटाला नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते। अडानी को पूरा एयरपोर्ट चलिए, कौन सा देश है नवरत्न गुप्ता जी से, एयरपोर्ट अंसारी साहब गुप्ता जी से जान लेते हैं। गुप्ता जी, ये अंसारी साहब का कहना है कि ये सारे आपके टाल जो क्लेम है बिल्कुल फेक हैं, कोई टेरर फंडिंग खत्म नहीं की नोटबंदी ने, ना ही आतंकवाद पर इसका प्रभाव पड़ा, ना ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर। उल्टा ये कहते हैं कि 4 स्लैब में जीएसटी किस कंट्री में वसूला जाता है, एटलीस्ट ये तो बता दीजिए जी। जिस प्रकार अभी जावेद ने बताया, मैं इनकी बात में 4 चीजें इसलिए जोड़ूंगा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी स्टडी करके नहीं आए हैं। आप एक बात बताइए, इन्होंने बात कही टेरर फंडिंग की। पहले जिस दिन आपने ध्यान दिया होगा, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी, जब ये नोटबंदी के बाद में टेररिस्ट पकड़े गए थे, उस टाइम पर उनके पास पुरानी करेंसी मिली थी। कहां से आती है पाकिस्तान में पुरानी करेंसी? क्यों? क्योंकि वहां छपती थी। रही बात जब पुरानी करेंसी, जब हमारी नोट डिमोनेशन के बाद जो करेंसियां बंद हुई, उसके बाद मोदी जी के आग्रह पर लोगों ने बोला कि सारे डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरे सारे लोग। आज आप एक बात बताइए, कितनी बड़ी कलेक्शन जो हमारी डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म से होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से होती है, वो ही। रही बात किसानों तक पैसा पहुंचाने की, हर किसी के अकाउंट खुलाने की, स्टूडेंट के अकाउंट खुलाने की, इनके टाइम पर कितने अकाउंट थे, कितने अकाउंट नहीं थे, वो आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ध्यान से देखा होगा। आज की डेट में हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक बच्चे के तक अकाउंट खुलवाए हैं। जिस समय अकाउंट नोटबंदी के बाद में मेन मार मारी थी अकाउंट्स की। आप बताइए, जीएसटी कलेक्शन की बात, जहां पर पहले 50,000 का होता था, आज वही टैक्स रिबेट मोदी जी की गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए कर दिया है। कितना फायदा पब्लिक को। अभी प्रमोद जी ने बताया था, दिनेश जी ने भी उस चीज को बताया कि जब तक हमारी पब्लिक, जब तक हमारे आम लोग, जो उनका टैक्स दायरा बढ़ेगा नहीं, तब तक वो उस दायरे में परचेजिंग शॉपिंग करेंगे, तो वो पैसा, इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। बाहर जाके तो कोई शॉपिंग परचेजिंग कर नहीं रहा। इनको, जावेद जी को पूरी जानकारी नहीं है। ये सिर्फ अपने राहुल गांधी को सर्वप्रिय मानते हैं, जो उन्हीं को ये अपना अर्थशास्त्री भी मानते हैं, उन्हीं को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, उन्हीं को सर्वे मानते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एक आदमी के पीछे, जिसको खुद ये ज्ञान नहीं है कि 1000 में कितने जीरो होते हैं, उनके पीछे ये लोग लगे घूमते हैं। कहते हैं ना कि अभी आपने बताया, आपने देखा होगा कि सियाना कौवा क्या करता है, वो आपको सब पता है जी, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया जावेद जी की बातों को, विनोद जी, कि इनके पास कोई जवाब नहीं रहे। आप बताइए, जितना मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 सालों के अंदर, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो विनोद जी हमारे देश में रक्षा उपकरणों की बात हो, वो कहां से आते हैं? इन्हीं पैसे से आते हैं। रही बात, ये बोलते हैं कि आरबीआई से हमने लोन लिया। आप कैसी जानकारी लेकर आए? शायद वो राहुल गांधी के पास से डाटा लेके आए जावेद जी। अब मुझे ऐसा लगता है विनोद जी, आपकी सरकार का डाटा। मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा, पहले अंसारी साहब से बोलूंगा कि आप इसका रिप्लाई दे दीजिए कि इनका कहना है कि राहुल गांधी को तो 1000 में कितने सिफर होते हैं यही पता नहीं है। हाँ, वो इनका आकलन है, करने दीजिए, इनको खुश होने दीजिए। मैं इनके सामने सरकारी आंकड़ा रख रहा हूँ जो इनकी सरकार ने संसद में बताया आतंकवादी घटनाओं के बारे में। 2018 में हमारे 91 जवान शहीद हुए, 2019 में 80 जवान शहीद हुए, 2020 में अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बाद जो एनकाउंटर, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपकी एक बात पे जावेद जी, ये तरीका नहीं होता है। ये तू जो हमारे एनकाउंटर, मेरे पास आपके कागज चिट्ठा है, मैं आपके सामने सरकारी आंकड़े रख रहा हूं, अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। हमने पाकिस्तान में पुलवामा अटैक किया, अब आप प्रूफ चाहिए मत होइए, मैं आपको सच दिखा रहा हूं, सच बता रहा हूं, आपकी सरकार के आंकड़े दे रहा हूं। आपको बात बता रहा हूं, जो आपने बताया उसकी बात को डिस्टर्ब कर रहा है ये पूरी जानकारी। आप जानकारी लेकर नहीं आए ना जी, विनोद भाई, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मेरे को आंकड़े रखने दीजिए, मैं आपको नवरत्न जी करता हूं। चलिए अंसारी साहब रख लीजिए, सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए। आपकी सरकार ने जो कारनामे किए उसका बता रहा हूं मैं। हमारे जो सुरजेवाला जी, उन्होंने सवाल पूछा था आपके मंत्री से, और संसद में क्या जवाब दिया मैं आपको वो बता रहा हूँ। संसद में वहां कहा कि 2018 में 91 जवान शहीद हुए, 91, 2019 में 80 जवान शहीद हुए, 2020 में 63 जवान शहीद हुए, 2021 में 42 जवान शहीद हुए, 2023 में 32 जवान शहीद हुए, 2023 तक 308 जवान हमारे शहीद हुए। ये आतंकवादी हमलों की घटनाएं हैं आपके हमारे देश में, जो आप कह रहे हो। और आप अभी कह रहे हैं
डिफेंस की बात कर रहे हो आप, डिफेंस में इंडियन आर्मी में 1.5 लाख पद खाली, कितनी बटालियन आपने बनाई बता दीजिए मुझे। सारा तो कांग्रेस का ही करा हुआ है ना, सारा खड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो है, कितनी बटालियन, कितनी आपने रिक्रूटमेंट की, कोई नई व्यवस्था खड़ी हो आर्मी में तो वो बताइए। हाँ, राफेल घोटाला किया है आपने, 50,000 करोड़ का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट आपने अंबानी को दिया था, जिसको 1 रुपए का काम भी नहीं आता था कभी हवाई जहाज एरोनॉटिक्स। मैं विनोद जी आपको यही बात HAL का बताना चाह रहा कॉन्ट्रैक्ट हूं, आपने इनके छीन लिया पास था, में भारतीय अपने पोल जनता पुलिस पार्टी उसकी को जांच बीट फ्रांस करने में हो के रही लिए है, कोई जवाब लेकिन देश नहीं में है, आप जांच इसलिए नहीं करा अलग रहे अलग घोटालों की चर्चा करते हैं। चलिए, हमारे देश के दिनेश जी कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के टैक्स काम पेयर वाकई समय में में जितने राहत काम चाहता सबका हुए, है। पता है, विश्व गुरु राजनीतिक क्या टैक्स कर रहे पेयर हैं, थोड़ी मोदी क्या राहत कर रहे हैं, चाहता है, कड़ी वो लगा अपना देश में आ रहे हैं हमारे लोग। गाड़ी कमाई का NRC टैक्स आदर देता से है, हो रही है, वो लेकिन राहत हमें चाहता है। आपको जितना लगता है काम कि मोदी इस जी क्या नए कर रहे हैं? कानून में मोदी जी के थोड़ा नेतृत्व में टैक्स हुआ, पेयर को उतना राहत काम मिलेगी? भूतो ना भविष्य। जी आगे दिनेश की जी। तो हम कहते नहीं, पिछली सरकार जितनी भी सरकारें रही वो उन कामों को नहीं कर पाई, ना वो काम करने में आर्थिक गुलाम अक्षम बन रही। गए हम, चलिए आर्थिक दिनेश गुलाम। जी, पहले दिनेश जी, अंग्रेजों के दिनेश जी से गुलाम थे, सुनना तो चाहते हमारा हैं। दिनेश जी, लाया था, अब हम टैक्स आपके पेयर गुलामों से राहत छुटकारा चाहता पाएंगे। है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा सरकार को बतौर टैक्स देता है, उसको लगता है कि मुझे थोड़ी राहत भी मिलनी चाहिए, थोड़ा स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपको मतलब जैसे कि पूरे तरीके से एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि जिस तरीके से जैसे कि दिल्ली में जैसे अभी मतलब है कि फॉरेन पहले से अभी मतलब कि इमीडिएटली पहले से हमारी जो डिबेट से मतलब 3 दिन पहले और जैसे इलेक्शन हुए और इतने फ्रीबीज की मतलब जैसे कि घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की थी, लेकिन उसके बाद में नहीं आ पाया। इसका मतलब यह है कि जो जैसे कि जनता जो है कहीं ना कहीं जैसे कि अब इससे मतलब जो बदलाव हुआ इसमें इनकम टैक्स में, इसमें इसको लेकर के चीज हुई या क्या बदलाव हुआ वो चीज अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो जनता चाहती है तो कहीं ना कहीं नस पकड़ के जो काम किया गया और 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो एक तरह से मार्केट इंक्लूड करने का जैसे मैंने पहले बताया, तो उसका लेके देखिए 100% कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ा होगा। और इससे पहले मैं दोनों जैसे विद्वान वक्ताओं को, कांग्रेस के और बीजेपी के, उनको सुन रहा था। मैं छोटी सी एक चीज आपके अनुमति से बताना चाहूंगा कि जैसे फौज को लेके बातचीत थी, इसी इनकम टैक्स के पैसे से और जीएसटी के पैसे से देखिए सभी चीजों पे डिफेंस चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे मतलब की शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य में, सब चीजों खर्चा होता है। तो कांग्रेस के समय पे जनरल वीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमारे यहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्ट दिए जाते हैं और वो भी इनकम टैक्स के पैसे से और जैसे कि जीएसटी और वैट के पैसे से ही दिए जाते हैं। तो उन चीजों को लेकर वो के तो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक आदमी है, जो वो चीज तो चलेगी राजनीतिक वो चीज आदमी चलेगी। है, तो उसके आदमी जावेद के जी, व्यक्ति का कोई बयान की वैल्यू नहीं होती है। जो नहीं राजनीति सुन ज्वाइन कर मैं ले, चीजें पार्टी आपको बता रहा हूँ, विशेष ज्वाइन कर नहीं ले, आप अपोजिशन काउंटर कर पार्टी लेना, ज्वाइन उसमें कर क्या ले, दिक्कत है? उस व्यक्ति के बयान की कोई वैल्यू नहीं जनरल वीके सिंह होती ने है। क्यों, जनरल वीके सिंह को क्या जरूरत पड़ी कि आकर के इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? भाजपा क्योंकि ज्वाइन जवान वहां करने शहीद की हो क्या रहे थे, जरूरत मतलब पड़ी गोलियां दिनेश पार भाई? कर जाती थी सीधे से। मंत्री बनने की मतलब जरूरत वो क्या एक पड़ी? तरह से ये भी तो जो सवाल होगा मतलब ना। बुलेट प्रूफ वेस्ट थी वो एक तरह से कोरी बनियान की तरह साबित हो रही थी कि कुछ भी कपड़ा जैसे टी शर्ट की तरह पहन लिया तो वो और सीधा भाजपा गोली ज्वाइन हाथ पार इसीलिए निकलती की थी। है नहीं ना, आप देख क्योंकि लीजिए ना पहली उसको। सरकार को बदनाम करना, तभी तो जावेद जी भाजपा आप ज्वाइन देख की है। लीजिए इस चीज को लेकर के, और मैं खुद उस तरीके से कहीं ना कहीं मैं चीजों देख 70 चुका सालों हूँ में जो और देश समझ में चुका किया हूँ है इन वो चीजों को लेकर कांग्रेस के। ने तो ही वो किया चीजें है। तो अगर ऐसे आप बता लोग रहे जो तो है वो उसमें दल बताना बदलू हैं पड़ेगा। और जो उनके बयान की कोई वैल्यू नहीं होती है। नहीं वैल्यू हो या ना हो, लेकिन जो चीज आती है सामने तो उसका देखिए बताना पड़ता है, जवाब भी देना हाँ, तो पड़ता ये है। भी तो फैक्ट है दूसरा कि वो उसका मंत्री बने, तुरंत मंत्री बने, तुरंत भाजपा में ज्वाइन किया, ये भी तो फैक्ट है। वो तो कोई देखिए आपके यहाँ भी बहुत सारे मंत्री बनेंगे, देखिए मेरा उससे कोई मतलब, मंत्री बने या नहीं बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन बात थी या नहीं थी। अगर बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है वो लेने का, खरीदने का काम जैसे वो केंद्र सरकार का होता है, और वो अगर सब स्टैंडर्ड अगर हो, आपने उसमें जांच परख नहीं की तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो थी बोफोर्स कांड किसकी जो सरकार थी उस टाइम, किस टाइम हुआ था। तो चीजें देखिए कहीं ना कहीं अगर जाती हैं बहुत दूर तक जाती तो है, तो मेरा राफेल सिर्फ कांड बताने किसके का काम में मतलब हुआ? था। बाकी आप काउंटर करना चाहे तो काउंटर बिल्कुल करें। अभी टैक्स पेयर्स पे आते हैं वापस वैसे, आप जरूर बोलिएगा बिल्कुल से, आपका जो समय है तो उस समय जरूर बोलिएगा, मैं आपके बीच में बोलने का काम नहीं करता ऐसे। तो टैक्स पेयर के लिए देखिए 12 लाख से ऊपर की जो राहत जैसे हुई है, 12 लाख तक जो टैक्स फ्री का जो काम है, तो मैं उसको ठीक समझता हूँ बिल्कुल ऐसे। ये कांग्रेस के टाइम अगर होता तब भी उसको मैं ठीक समझता, भाजपा के समय हुआ है तो वो भी उसको ठीक समझता हूँ। और इससे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जनता को राहत भी मिलेगी, और साथ साथ पूरे तरीके से जो जनता को राहत मिलेगी तो उससे मान के चले कि जो खर्चा, जैसे मैं उस बात को रिपीट करूं तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन रोजगार की चीजें जैसे अगर रहती हैं, जैसे इनको लेकर के जो चीजें जैसे अमेंडमेंट्स किए गए, तो अमेंडमेंट को लेकर के भी विनोद जी जैसे जिस तरीके से पहले देखा जाता था जी। कि जैसे एक बार जैसे इनकम टैक्स फाइल की तो ऑनलाइन फाइल करने के बाद में भी जाकर के और आईटी ऑफिस में जाकर के और वो फिजिकल उसकी सबमिशन होती थी, उसको जमा करना पड़ता, जिसमें लंबी लंबी लाइनें लोगों की खड़ी लगी होती थी। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या जो कंपनीज हो गई या इंडिविजुअल हो गए, तो या तो वो स्वयं जाके जमा करते थे या फिर कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती थी तो उसमें बहुत भारी भरकम में की इनकन्वीनियंस होती, तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बचाव। और उसके बाद में एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के द्वारा जैसे कि जो फिजिकल जो था उसका इंटरेक्शन कम से कम और जो हुआ, तो वो एक तरह से बड़ा राहत भरा काम था। और टैक्स से भी जो लोग नहीं थे, जैसे कि जिनको जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों की ईमेल वगैरह की, और ये जैसे मतलब इस इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो उन्होंने बताया
तो मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। तो उसमें देखिए बहुत सारे लोग टैक्स से भी नहीं होते विनोद जी, तो उनके लिए भी जी देखिए उसमें प्रावधान कुछ है, तो लेकिन प्रावधान जैसे जो है उसमें एडिशन या डिलीशन वो करने का काम पार्लियामेंट में जैसे लॉ मेकर्स बुलाता है, जो संसद में बैठते हैं चाहे विधानसभा बैठते हैं तो उनको लॉ मेकर्स बुलाता है। यानी कि कानून आगे जनता के लिए, जनता के द्वारा किस तरीके से बनेगा, ये आप लोगों ने, पक्ष ने प्रतिपक्ष दोनों ने बैठ के डिसाइड करना। यहाँ पर डिबेट में बैठ के जैसे हम लोग बात करते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं मैसेज आता है, लाखों लोग इसको भी सुनते हैं और उसी चीज को लेकर के जैसे पार्लियामेंट बातचीत, तो पार्लियामेंट में देखिए बहस करिए, सकारात्मक बहस करिए और बहस करके देख करके उसमें जो अमेंडमेंट आपको लेकर बिल्कुल लेके आइए जो जनता के हित में हो, जनता की मतलब की बातों में सिर्फ शोर मचाने से और शोर का जो पोल्यूशन है वो फैलाने के बजाय सकारात्मक चीजें हो तो वो ठीक है, जो मैं समझता हूँ। जी प्रमोद राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अज्यूम करते हैं कि आपको ये नया कानून ड्राफ्ट करने का अवसर मिलता, तो आप जो टैक्स पेयर हैं उनको कितनी हिस्सों में बांटते और क्या क्या सुविधाएं उनको देते हैं? देखिए ठीक, मैं दो चीजों पे कमेंट करूंगा जी। एक तो मैं दिनेश सिंह के थोड़ा डोमेन में जाके कमेंट करना चाहता हूं, जो अभी इलेक्शन की बात हुई, ये विधानसभा में पहली जीत है बीजेपी की अगेंस्ट आप। शुरू के इलेक्शन में क्या था, आप बीजेपी के पिच पे जाके खेलती थी, हिंदू मुस्लिम की बात होगी तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। इस इलेक्शन में बीजेपी आपके पिच पे जाके खेली है। बीजेपी का जो प्रचार होता था उसका पहला स्टेटमेंट होता था कि जो भी स्कीम चल रही है वो सब जारी रहेगी, तो आप जितना दे रही हो तो हम देंगे ही देंगे, उसके अलावा बहुत सारा देंगे, वो 2100 देंगे, 2500 देंगे, और तो ये ठीक है। अब आते हैं हम अपने इनकम टैक्स पे, थोड़ा मैं जावेद जी की भी बात करूंगा। जैसे बोलते हैं ना कि 4 स्लैब है, यदि सारे पे हम 18% लगा दें तो इससे बड़ी चीखो चिल्लाहट होगी कि ब्रेड पे भी 18% और कार पे भी 18%। इंडिया देखिए, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनका हिसाब किताब अलग है, इंडिया में भी हर आदमी टैक्स देता है। इनकम टैक्स की जब हम बात करते हैं तो करीब 2.7 करोड़ लोगों ने एक्चुअली टैक्स भरा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। 8 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं, बट बाकी सारे नील रिटर्न है, रिफंड के लिए है। एक्चुअल टैक्स पेयर जो है 2.7 करोड़ के आसपास है, तो वो एक बहुत छोटा हिस्सा है जो इनकम टैक्स देता है, हालांकि वो कलेक्शन सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब हम कम्युनिटी टैक्सेस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ का जो भिखारी है वो भी कम्युनिटी टैक्स दे रहा है। वो बिस्किट खरीदा, उस पर जीएसटी लग रही है, आप सीमेंट परचेज करते हैं उस पर आप जीएसटी दे रहे हैं, तो हर आदमी का नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन है। अब जो कम्युनिटीज हैं, आप लग्जरी आइटम पे, सिन प्रोडक्ट पे, टोबैको पे, फिर ब्रेड है, ये सब पे आप सेम टैक्स नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए वो स्लैब की जरूरत है। इंडिया की अपनी यूनिक प्रॉब्लम है, आपको करीब करीब 50% टैक्स जो है हमारे कम्युनिटी टैक्सेस से आते हैं, जीएसटी वगैरह से। उसके अलावा जो जैसे लग्जरी गुड पे तो टैक्स ज्यादा रहेगा, सिन गुड पे ज्यादा रहेगा जी। हाँ, अब आपका जो सवाल है कि यदि मैं ड्राफ्ट करूं इस तो ड्राफ्ट करूं तो टैक्स पेयर को क्या आप राहत देंगे? हाँ, इसमें देखिए जो सबसे तकलीफ कहाँ है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी जातियां होती हैं। तो वहां पे मैं चाहूंगा कि टैक्स पेयर के क्या राइट्स हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सर्च कैसे होना चाहिए। अब वीडियोग्राफी करके सर्च करो, चूंकि वहां वीडियोग्राफी नहीं होती है तो अनऑफिशियली वहां बहुत सारी जातियां होती हैं, बिल्कुल अनएथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो सारे उससे रिलेटेड पब्लिक के बहुत सारे ग्रीवांस हैं। देन इन्वेस्टिगेशन का टाइम लिमिट होना चाहिए, चूंकि आपने टाइम लिमिट नहीं दिया, वो 2-2 साल 3-3 साल तक लोगों को रगड़ते रहते हैं। उसके बाद जो आपको असेसमेंट करना है, ये सब चीजों में टाइम लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर्स के लिए मैं नए लॉ में अकाउंटेबिलिटी की बात करूंगा, चाहे वो टैक्स लॉ हो चाहे दूसरे लॉ हो। देखिए, एक ऑफिसर है, उसने 100 केसेज बुक कर दिए और उसके 100 के 100 केसेज हायर कोर्ट उलट देता है कि नहीं, ये केस बनता ही नहीं है। व्हाट इज द हार्म कॉज टू दिस ऑफिसर? भाई, हम आप एग्री करेंगे कि
क्वालिटी ऑफ केसेस बुक इज फालतू का है, बेकार है, डिसीजन मेकिंग पुअर है। ऐसा लगता है कि ये लोगों को तंग करने के लिए उन्होंने बुक किया, उसमें सब्सटेंस नहीं था। फिर भी ऐसे ऑफिसर का कुछ नहीं होता है, बल्कि उनका और जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। तो आप जितने केसेस बुक करते हैं उसमें से व्हाट परसेंटेज इज सस्टेन्ड फाइनली। अब डिजिटल जमाना है, आप एक इंडेक्स मेंटेन कीजिए, तो एक आपका लाइव हर एक ऑफिसर का क्वालिटी ऑफ डिसीजन का इंडेक्स रहेगा, जो उसके प्रमोशन में, फ्यूचर कैरियर प्रोग्रेशन में भी काम आएगा। तो जब ये अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स मैटर करेगा, फिर क्या होगा, लोग तंग करने वाले केसेस नहीं बनाएंगे। आज उसको लगता है कि ठीक है, केस नहीं बनता है, मैंने बना दिया, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, कोर्ट उसको सेट असाइड करता है करे, लेकिन मुझे क्या नुकसान है। तो वो आगे भी ऐसे ही केस बनाते रहेगा। लेकिन यदि कोर्ट उसके डिसीजन को सेट असाइड करता है, उसकी क्वालिटी इंडेक्स इंफीरियर होती है, उसके करियर में फर्क पड़ता है, तब वो थोड़ा कॉशियस होगा कि नहीं, वैसे केसेस तो मत बनाओ जो टिकने वाले नहीं हैं, इससे मेरा करियर अफेक्ट होगा। तो इससे पब्लिक की जो तकलीफ है वो भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अंसारी साहब से भी, गुप्ता साहब से जानना चाहूंगा कि फ्रीबीज की राजनीति से टैक्स पेयर को बड़ी दुख होता है। क्यों अंसारी साहब? आप कहते हैं हम जीतेंगे, 2500 महिलाओं को देंगे, सिलेंडर भी देंगे, तो जो टैक्स पेयर असल में उसको बहुत दिक्कत होती है इससे। इस बात से मैं आपकी पूरी तरीके से सहमत हूँ कि एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है और एक फ्री में खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये कैश ट्रांसफर वाली स्कीम क्यों लेके आए, कैश ट्रांसफर जो बेनिफिट होता है वो क्यों लेके आए? क्योंकि पिछले 8-7 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया गया, और जो एंड कंज्यूमर था, जो मार्केट में जो गरीब लोग थे, वो चीजें कंजप्शन, उनकी जो ताकत थी खरीदने की, वो खत्म हो गई। इसलिए हमने सोचा कि अगर हम गरीब लोगों को कैश पैसा देंगे, वो मार्केट में जाएंगे तो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं वो चलेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था लाइन पे आ जाएगी। इस वजह से दिया। लेकिन अगर वही सवाल काउंटर में पूछूं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये तो कानून हमने ही बनाया था, लेकिन हमने उनको बनाया था जो गरीब लोग हैं और जो भूखा ना सोए। लेकिन ये तो पिछले कोरोना से जो स्टार्ट हुआ था, 80 करोड़ को कंटिन्यूअस दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। तो जो आधी, मतलब 70% आबादी को 5 किलो राशन पे निर्भर कर दिया है, तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हमारा आइडिया इसमें टोटली डिफरेंट था। हमारा आइडिया ये था कि अगर हम कैश पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं गरीब लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट को काम देके कर रहे हैं, या महिलाओं को दे रहे हैं, या मान लीजिए किसानों को दे रहे हैं, तो हमारा ये था कि जो गांव की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इंडिया में राय साहब ने बताया 2 इकोनॉमी है, एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमारी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी देश का बजट, ये सब सैलरी वगैरह तय करती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो था, उससे हमारे देश की जो ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो चलती है। तो आज हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो रुक गई है, थम सी गई है। उसको तेज करने के लिए हमने ये आइडिया लाए हैं, ताकि हमारे गांव के लोग भी सक्षम हो और परचेजिंग पावर लोगों की बढ़े, जो कि खत्म हो गई है बिल्कुल। मैं गांव का ही रहने वाला हूं, अगर आप गांव में जाओगे तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब है। जो छोटे दुकानदार है, उनकी बोनी तक नहीं हो रही है। जो पहले 10,000 रुपया बेचते थे एक दिन में, आज वो 1,000 रुपया भी नहीं बेच पा रहे, नौकर की नौकरी नहीं निकाल पा रहे, बिजली के बिल। लेकिन अंसारी साहब, आपके आइडियाज बिक नहीं रहे हैं मार्केट में, आपके आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है। दिल्ली में आपको शून्य मिला है, जहां भी चुनाव हो सकता है कि हम फेल हुए हो, बिल्कुल एग्री करते हैं कि हम अपने आइडिया को जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे, बिल्कुल एग्री करते हैं जी। नवरत्न जी, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी उन्होंने बताया था, दिनेश जी ने भी बताया और प्रमोद जी ने भी बताया, फ्रीबीज में आप भी पीछे नहीं रहे हैं। आपने भी कहा है कि जो दिल्ली में सुविधाएं चल रही हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, और जो टैक्स पेयर अपनी गाड़ी कमाई सरकार को देता है उसको तकलीफ होती है। इस प्रकार आपने देखा कि फ्री वीज जो जितनी भी चल रही हैं, वो फ्री वीज हम लोग दिल्ली में लेकर के नहीं आए थे। किसी बीमारी का इलाज धीरे धीरे होता है। अब हम उस फ्री वीज की जगह हम पब्लिक को काम देंगे। दिल्ली के अंदर में हमने, आदरणीय मोदी जी ने बोला कि हम पब्लिक के दिलों में काम के माध्यम से जीतेंगे। आप बताइए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या आपका राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो जी, इन जगहों पर हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने विकास, डबल इंजन की सरकार ने विकास को, विकास की तीव्र गति पर
अभी डिमोनेटाइजेशन की बात हुई थी, आप बताइए कि पेटीएम पहले कितने लोग चलाते थे, फोन पे कितने लोग चलाते थे, गूगल पे कितने लोग चलाते थे। आज आप जाइए, मोदी जी ने जब आग्रह किया कि आप डिजिटलाइजेशन मार्केटिंग में जाइए, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर जाइए। पहले लोग पैसा लेकर के चलते थे, इन्हीं के कुछ लोग ऐसे होते थे उठाए गिरे जो उठा चीज व्यक्ति को परेशान करते थे, मार के छीन लेते थे। अब डिजिटलाइजेशन के ऊपर अब जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में लोग गए हैं, उससे काफी हद तक लोगों को सहूलियत का सामना करना पड़ा है। रही बात पहले पहले 2-2 हजार रुपए के नोट, 1-1 हजार रुपए के जो नोट बड़े चलते थे, उस 1,000 रुपए के नोट को बंद करके मोदी जी ने दोबारा बोला कि हाँ, हम इस करेंसी के माध्यम से हम छोटी करेंसी बनाएंगे जिसको लोगों को लेकर के चलने में भी कठिनाई हो। आप एक बात बताइए, पहले लोग पाकुटियों में रखते थे, निकाल के चले जाते थे। अब ऑनलाइन करेंसी जिसको हम डिजिटलाइजेशन मार्केटिंग बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उसके माध्यम से कितने हद तक, जैसे अभी अर्थशास्त्री प्रमोद जी ने बताया, कितने हद तक हमने उसके ऊपर में कंट्रोल किया, कितने सारे बैंक अकाउंट्स खुले। सब बैंक, आप पहले की सरकारों में अकाउंट्स नहीं होते थे पब्लिक के पास में, पब्लिक को लाइन में लगना पड़ता था। दिनेश जी ने बताया जीएसटी की बात में, पहले जीएसटी के लिए लाइनें लगती थी, ऑनलाइन खुद से व्यक्ति भरवाता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेकर लाइनों में घंटों पूरे दिन। हमारे भी टैक्स ऑडिटर जाते थे, सुबह से शाम तक लाइन में लगते थे, सर अभी 1 फॉर्म जमा हुआ है, 2 फॉर्म जमा हुआ। मोदी जी के आने के बाद सिर्फ आपको ऑनलाइन अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आपने जो आपका टैक्स था वो आपका ऑनलाइन सबमिशन हो गया। बहुत फायदे हुए हैं। जिसको इन चीजों के बारे में ज्ञान है, उनको इन चीजों का लाभ लगता है। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। इनके जो राहुल गांधी है, उनको तो सिर्फ लगता है कि जीरो अपना जीरो से खाता इन्होंने खोला और दिल्ली में 6 बार लगातार जीरो लेकर के आए, उसके बाद भी इन लोगों के पेट में दर्द होता है। डॉलर का जीरो देखिए, डॉलर का जीरो, सोने का जीरो देखिए, डॉलर का जीरो देखिए। 2014 हो, डॉलर का जीरो 100 पार हो जाएगा, सेंचुरी पेट्रोल में तो लगा दी, डीजल में लगा दी सेंचुरी। 2023 अब डॉलर में सेंचुरी लगाने वाले ये अभी तक जीरो से ऊपर उभर नहीं पाए हैं। जीरो डॉलर का देखिए, डॉलर का वो पीड़ा है, इनकी पीड़ा डॉलर को का हम जीरो समझ बहुत पाते तेजी से हैं। भाग रहा है। बहुत कष्ट होता डॉलर का जीरो जीरो से 20 अपने गुरु बनने ऊपर वाले को थे, क्या हुआ? भरना पाना, 69 पर जमाना जब्त करना, वो भी बहुत बड़ा कष्ट की बात होती है। विनोद जी जी, दिनेश जी, टैक्स चोरी पर भी मुझे लगता है कि नए कानून में थोड़ी सख्ती लाई जानी चाहिए। आपकी क्या राय है दिनेश जी? आई एम ऑडिबल? चलिए यही सवाल प्रमोद जी से पूछते हैं। प्रमोद जी यही सवाल हम आपसे पूछते हैं। आ रही जी दिनेश जी, इस कानून में, नया कानून जो आने जा रहा है, टैक्स चोरी करने वाले पर सख्ती की जानी चाहिए। किस तरह की सख्ती की जानी चाहिए? जी विनोद जी, देखिए सबसे पहले क्या था कि जैसे पहले की जैसे कि जो टैक्स व्यवस्था थी उसमें क्या था कि उसको एक तरह से क्रिमिनल एक्ट कहता था। अब जो नए जो जैसे जिस तरीके से हैं तो मतलब होना चाहिए, और मतलब किस तरह क्या चीज है तो वो मतलब क्योंकि अभी जैसे टेबल करके सब चीजें आएंगी उसमें, और बाकी कुछ चीजें स्पष्ट की गई हैं, तो उसमें देखिए ऐसे उस तरीके से वो डिक्रिमिनलाइज, यानी कि उसको एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं ट्रीट करके, और आगे उसको समय दिया जाएगा कि ठीक है कि आपके ऊपर ये कार्रवाई अगर की जाए तो क्यों नहीं की जाए, और आप इसका स्पष्टीकरण दें इन चीजों को लेकर के। दूसरा, प्रमोद जी को मैं थोड़ा आपकी इजाजत से बता दूंगा थोड़ा सा और। प्रमोद जी को मैं सुन रहा था, प्रमोद जी ने अपनी बेहतरीन तरीके से अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी, तो मैं एडिशन एक चीज और देना चाहूंगा थोड़ी सी, कि देखिए जिस तरीके से जैसे टैक्स पेयर के साथ में, और इस टाइम पे जैसे जो ठीक है उनको मतलब कि अमेंडमेंट करने की छूट होगी या अन्य जो छूट होगी, उसी को लेकर के बेहतरीन तरीके से बदलाव और अमेंडमेंट, उसके साथ देखिए प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कि ज्यादा टैक्स पेयर जुड़े, तो उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चीजें कुछ ऐसी भी होनी चाहिए जिससे कि उनको लगे कि हम अगर पैसा दे रहे हैं तो उसमें नेशनल बिल्डिंग के साथ साथ में खुद अपने लिए दिनेश जी समय का अभाव है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी आपका शुक्रिया, अंसारी साहब, नवरत्न जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि नए टैक्स कानून में जो 1961 के बाद बदलाव होने जा रहा है, उसमें टैक्स पेयर को राहत मिले। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।